तो रिजिड बॉडी बेसिकली वो है जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई से भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो ड्यूरिंग मोशन। इलास्टिसिटी भी हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। जैसे तुम रबर बैंड को खींचते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करना चाहती है ना, तो इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया इलास्टिसिटी। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, जो तुम पे फोर्स लगाई गई, तुम्हें जो दुनिया फोर्स लगा रही है इधर उधर से, है ना, तो तुम्हारे दिमाग पर कितना दबाव फील हो रहा है बेसिकली। तो स्ट्रेस कुछ प्रेशर जैसा, बट एग्जैक्टली प्रेशर नहीं। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। तो मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज मैं तुम्हें कराने वाला हूं क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और वो भी एक झटके में, वन शॉट। वन शॉट का मतलब यही है ना, एक झटके में जल्दी जल्दी खत्म कर डालेंगे तुम्हारा ये चैप्टर। तो भाई अभी तक हमारी सिलेबस बहुत सही चल रहा है ना, टेंशन मत लेना। जो टाइमिंग बोली थी उसके अकॉर्डिंग ही खत्म कराएंगे, बिल्कुल दिक्कत मत लेना भाई साहब। तुम्हारे कमेंट देख के मुझे और एनर्जी मिल जाती है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ने वाले। सिंपल सी बात है, इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ना। ये मुझे लगता है पूरी 11th का सबसे छोटा चैप्टर यही है, सबसे ज्यादा छोटा है, पूरी 11th का सबसे छोटा चैप्टर है। ऐसे 12th क्लास में भी तुम्हें दो चैप्टर छोटे छोटे मिलेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो ये चैप्टर जैसे बाकी चैप्टर्स तुमने देखा होगा, फॉर एग्जांपल लास्ट हमने ग्रेविटेशन से पहले रोटेशनल मोशन किया था ना, नो वर्क पावर एनर्जी किया था ना, या रोटेशन किया था ना। तो रोटेशन मैंने दो वीडियोस में डाला, बच्चों को लग रहा होगा वो एक ही वीडियो में नहीं है। मैंने सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक अलग वीडियो में डाला, रोटेशन वाला अलग में डाला था। कुछ बच्चों को लगा था सर आपने सिर्फ 3.5 घंटे ही पढ़ाया, नहीं वो दो वीडियो में डाला था भाई, ठीक है। ये चैप्टर सच में बहुत ज्यादा छोटा है, ग्रेविटेशन से भी छोटा है। तुम्हें ग्रेविटेशन भी छोटा लगा होगा, पर ये ग्रेविटेशन से भी ज्यादा छोटा है। मिली गिनी चुनी इसमें छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले बेसिकली जो सॉलिड्स होते हैं। आज तक तुमने पढ़ा होगा, अगर मैं इस पेन को खींचूं तो तुम कहोगे सर ये खींचा कहां, पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे खींचता है, ठीक है, बहुत ज्यादा खींचता है। और हो सकता है ये अपनी पोजीशन वापस, इसके मॉलिक्यूल जितने खींचे वो वापस अपनी जगह आ जाते हो, ये हमें अभी नहीं पता। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले। रबड़ 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 को तुमने खींचा, छोड़ दो, वो एग्जैक्टली अपनी वापस सेम जगह आती है क्या? आती है, बहुत मामूली सी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे शुरुआत में इस टॉपिक की बात करेंगे भाई। तो हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ये इलास्टिक, अरे बुक आ गया, मेरा मिल गया, है ना। अच्छा तुमसे बात करूं 1 मिनट, चलो तुम लोगों से बात कर लेता हूं भाई। देखो तुम लोगों के लिए 11th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। वो इसलिए क्योंकि 11th तुम्हारा वो बेस सेट करती है अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है। मैंने ये बात आई थिंक सबसे पहले लेक्चर में भी बताई थी और आज वापस से बता रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ 11th में पास होने के लिए लेक्चर्स देख रहे हो तो तुम लिटरली बहुत ज्यादा गलत हो। क्योंकि सिर्फ 11th में पास होने के लिए नहीं तुम्हें 11th पढ़नी होती। 11th का मेन तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि हमें आगे जाके आईआईटी, नीट या जो भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, अगर तुम पीसीएम के या पीसीबी के स्टूडेंट हो, है ना, तो तुम्हारा एम 11th से रिलेटेड ये होना चाहिए, ठीक है। चाहे तुम जेई की बात करो, चाहे तुम नीट की बात करो। अगर तुम्हारी 11th अच्छे से नहीं हुई, मैं रीजन बताता हूं। फॉर एग्जांपल 11th में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, जो हमने लास्ट में पढ़ा। ग्रेविटेशन जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ लिया उसके लिए 12th के 2-3 चैप्टर हैं जो बहुत आसान हो जाते हैं, सेम डेरिवेशन से, सेम कॉन्सेप्ट से। सेम 11th के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एसएचएम, या फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे वेव्स। ये सेम इनसे रिलेटेड एक डिट्टो चैप्टर है तुम्हारे 11th के अंदर, ठीक है। तुमने 11th के अंदर वेक्टर्स पढ़ लिया तो अपनी कैलकुलस सुधार ली, है ना, तो ये तुम्हारे 12th में बहुत काम आने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो ये ध्यान देना, 11th में पास होना इंपॉर्टेंट है, 11th में अच्छे नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, सो दैट तुम 12th में कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ हम अच्छा पढ़ गए हैं, है ना। लेकिन उससे भी ज्यादा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि 11th के कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बना लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट में पकड़ बना लेना। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भूल जाओ। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, बहुत बच्चे इस चीज को हल्के में ले लेते हैं, ठीक है ना 12th में देखेंगे। 12th में नहीं देखा जाएगा, सिर्फ बोर्ड्स में तुम नंबर ले आओगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें याद करो, रोटेशन चैप्टर में भी रिजिड बॉडी पढ़ाई थी, क्या होता है। तो रिजिड बॉडी बेसिकली ये होती है कि अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, मान लो मैं जा रहा हूं भाग के, मैं भाग के जा रहा हूं, तो मेरी बॉडी का हर एक कण कण, एक एक हिस्सा, एक छोटा मोटा हिस्सा भी, सब मेरे साथ आगे जा रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना कि मैं आगे जा रहा हूं मेरी उंगली पीछे रहेगी, उंगली कह रही पीछे, रुक रुक मैं भी आई, ऐसा तो नहीं है ना। जब तुम आगे भाग रहे हो तो तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्टिकल तुम्हारे साथ जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पेन को मैं यहां से यहां ले गया, यह पेन जूम, ये पेन में तुम्हें कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा, है ना। मैं पेन को ऐसे लेके गया तो ये लिखा हुआ भी इसके साथ, जहां जहां ये पॉइंट मार्क है ये भी उसके साथ गया गया। ऐसा नहीं कि पेन का कोई हिस्सा पीछे रह गया, कोई आगे चला गया, ऐसा नहीं। तो रिजिड बॉडी बेसिकली वो है जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई से भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो ड्यूरिंग मोशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी होती है हर एक बॉडी की, इलास्टिसिटी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। पढ़ते हैं आज, क्या करें सर डेफिनेशन लिख के लाया, तो पता है लिख के बेशक लाया हूं। अभी 2-3 पेज के बाद ऐसा होगा मैं खुद ही लिख रहा हूँ सब कुछ, मेरी आदत तुम जानती हो। देखो इसका रीजन एक और भी मैंने तुम्हें हमेशा बताया, मैं डेफिनेशंस इसलिए नहीं लिख के लाता क्योंकि अगर मैं लिख के ले आऊंगा तो तुम्हारे अंदर की एक
क्या बोलते हैं उसे, एक कला, एक क्रिएटिविटी दब जाएगी। क्यों दब जाएगी सर? अरे जब मैं तुम्हारे सामने खुद डेफिनेशन बनाता हूं ना, खुद से टॉपिक्स बनाता हूं, तो तुम्हारे अंदर भी वो चीज आती है कि हम भी खुद से करेंगे, और वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम्हें यहां सेल्फ डिपेंडेंट बहुत होना जरूरी है। अगर मैं डेफिनेशन लाऊंगा, ये बुक में भी तो लिखी होती है भाई, वो तो मैं इसलिए कुछ कुछ बच्चे मुझे कमेंट बोलते हैं कि सर आप पीपीटी ले आया करो, सर लिख के ले आया करो। मैं कुछ बच्चों को कमेंट देख रहा था, उनके लिए कभी कभी ले आता हूं, पर मैं ज्यादा देर तक इनसे स्टिक रह नहीं पाऊंगा, तुम भी जानते हो। ठीक है, चलो यार। तो बेसिकली लास्ट एक प्रॉपर्टी एक बॉडी की है ना, ऐसे मानो जैसे तुम्हें इनर्शिया याद है, इनर्शिया पढ़ा होगा सेकंड थर्ड चैप्टर में, नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। अगर कोई बॉडी मोशन में, तो वो मोशन में रहना चाहती है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहती। यानी उस इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो उसकी सेम सिचुएशन में उसे रहने पे मजबूर कर रही है ना। इलास्टिसिटी भी हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। जैसे तुम रबर बैंड को खींचते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करना चाहती है ना, तो इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपोज करती है चेंज इन इट शेप एंड साइज। जो बाहर की फोर्स होती है ना, वो उसका शेप और साइज चेंज कर रही है। मैंने खींचा एक रबर को, शेप चेंज कर दी, साइज चेंज कर दी, मैंने छोड़ दिया, है ना। तो रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसी को? इलास्टिसिटी। या फिर इसे इस तरह से बोलते हैं एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स शेप एंड साइज, है ना, ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जब मैंने छोड़ दिया, यही कहलाती तुम्हारी इलास्टिसिटी। क्या बात समझ में? पहले बताओ हमें, छोटी सी बात है ना। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने इलास्टिक प्रॉपर्टीज, देखो आ गया ना मैं अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने तीन तरीके से सारे पार्टिकल्स को डिवाइड कर दिया, सब बॉडीज को, सब ऑब्जेक्ट्स को हमने तीन तीन कैटेगरी में अलग अलग डाला। एक कैटेगरी को हमने बोला भैया परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोला? परफेक्टली इलास्टिक। बताएंगे क्या होता है। एक को बोला हमने पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक। इसे प्लास्टिक भी बोलते हैं और इन इलास्टिक भी। या तो प्लास्टिक बोल दो या इन इलास्टिक। जैसे प्लास्टिक की बात हो, तुम चेयर को अगर खींचना, मरोड़ना, तोड़ना चाहोगे टूट जाती है, लेकिन रबर को तुम खींचते हो तो वो खींचती है। लोहे को तुम खींचोगे तो खींचता हुआ दिखता नहीं, पर रियलिटी में खींचता है ना, टूटता नहीं है तुरंत। लेकिन जो प्लास्टिक की चीज होती है ना, प्लास्टिक की चीजों को तुम खींचना, मोड़ना स्टार्ट करोगे तो टूटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तुम्हारे घर की चेयर बार बार टूटती रहती है, मम्मी को लगता है तुम तोड़ रहे हो। अभी मैं बहुत ज्यादा ठंडी जगह गया था एक भाई, तो ठंडी जगह गया था। उस ठंडी जगह का नाम है भाई, एक गांव है बहुत दूर, धराली नाम का एक गांव है। वो गांव चाइना बॉर्डर के जस्ट पास में, धराली नाम है। तो वहां हम बैठे हाथ सेक रहे थे भाई, अचानक से कुर्सी चटक गई। नई कुर्सी थी, चटक गई, टड़क, टूट गई, टूट गई। भाई साहब ये क्या हुआ? ठंड पड़ रही थी वहां, -11 डिग्री टेम्परेचर था। कैसे टूटी? अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन में। होता क्या है, गर्मी के टाइम पे चीजें फैलती हैं और सर्दियों के टाइम पे चीजें सुकड़ती हैं। तुम्हारे घर में अगर अलमीरा है ना लकड़ी की, तो तुम इमेजिन करोगे, तुम देख पाओगे उस चीजों को, है ना। तो ठंड में चीजें सिकुड़ जाती हैं, अगर उन्हें सिकुड़ने की जगह ना मिले तो वो टूट जाती है। ये हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर में। ठीक है, चलो भाई। पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को क्या भी बोलते हैं? इन इलास्टिक भी बोलते हैं। अब तीसरी चीज आई परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक है, तीन चीजें पढ़ी हुई हमने। देखो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, पहले मतलब समझाता हूं फिर डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ऐसी बॉडीज रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक आइडियल सिचुएशन है। जैसे हम हर बार आइडियल तो पढ़ते हैं ना, ये तो ये भी कुछ ऐसी आइडियल सिचुएशन है। अगर कोई बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप चेंज हो जाए, लेकिन फोर्स हटाते ही उसकी वापस एग्जैक्टली सेम शेप बन जाए। रबर बैंड को तुमने खींचा और खींच के तुमने डिफॉर्म कर दिया उसे, डिफॉर्म यानी शेप चेंज कर दी, छोड़ते ही वो अपनी शेप एग्जैक्टली वापस नहीं आती। पर ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्जैक्टली अपनी जगह पर वापस आ जाए, उन बॉडीज को बोला गया परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक ऐसी बॉडी जो खींचने पर, जैसे मिट्टी का वो लेना, तो मिट्टी बनाना, कभी मिट्टी का एक लड्डू बना लेना, और लड्डू को पकड़ के ऐसे खींचना, खींचेगा ही नहीं पहले तो लड्डू का ना। कोई और चीज सोचो, कोई और चीज। लोहे को पिघला के उसे खींचते, तुमने वीडियो वगैरह देखी होंगी, तो वो खींच के वहीं का वहीं रह जाता है, हल्का सा भी वापस शेप चेंज करने की कोशिश नहीं करता। उसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक। बट इन रियलिटी हल्का सा चेंज होता है, तो आइडियल परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं है। ठीक है, ये होते हैं, इन्हें इलास्टोमर्स भी बोल देते हैं। तो बेसिकली पार्शियली इलास्टिक और प्लास्टिक, इसका मतलब क्या? ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें जिनको तुम खींचते हो वो थोड़ा तो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, मतलब वो छोड़ने पर हल्का सा
शेप को रीगेन कर लेते हैं, सेम शेप में जाने की कोशिश करते हैं, पर एग्जैक्टली सेम नहीं रह पाते। इन्हें बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली प्लास्टिक। इसके एग्जांपल सब है, कुर्सी, रबड़, तेल नहीं सॉरी क्या कहते हैं, और लोहा, कॉपर, जो भी तुम जितने भी दुनिया जहां के तुम्हें दिख जाए सब यही है ना। चलो भाई ठीक है, जैसे मैंने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखवाई, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ये रही, ऐसी तुम प्लास्टिसिटी की भी लिख सकते हो। प्लास्टिसिटी क्या होता है सर? अगर जैसे मैंने इलास्टिसिटी लिखवाई ऐसे तुम प्लास्टिसिटी भी लिख सकते हो, पता है? प्लास्टिसिटी, एबिलिटी की जगह बस इनएबिलिटी लगा देना। क्या? इनएबिलिटी, इनएबिलिटी of body to regain its shape and size on removal of external applied forces। ठीक भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल, नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे, नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी करो भाई, कर लिया भाई साहब? लिख लो जल्दी। चलो और ये वाला देखो, ठीक है? यहां पे लिख लो रीगेन एग्जैक्टली सेम शेप and size after removal of force। ठीक है, लिख लो। regain their shape and size after removal of force regain their shape size after removal of force at a certain limit, at a certain limit, not completely। does not या do not regain their shape and size। चलो भाई लिखो 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 लिखो, मजा आ गया रे। ठीक है, ध्यान रखना प्योर इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या है भाई साहब, ठीक है? चलो, अब बहुत बच्चों को डाउट होता है, टर्म आने वाली है यहां पर। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को खींचेंगे और चेक करेंगे कितनी लेंथ बढ़ी, कितना क्या बढ़ा, ये तो करेंगे। खींचने को क्या बोलते हैं? मैं बोल रहा हूं कि तुम पे अभी इधर से कुछ बच्चे होंगे जिन पे स्कूल के एग्जाम का प्रेशर है, कुछ पे जेई का प्रेशर है, जो बच्चे नीट वाले उन पे अलग प्रेशर है, कुछ पे फैमिली का, कुछ पे पड़ोसी का, बहुत सारे प्रेशर है तुम्हें ना। उन प्रेशर्स की वजह से ना तुम खींच रहे हो, तुम्हारे दिमाग पे आ गया स्ट्रेस, तुम इतना खींच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आ गया स्ट्रेस, आ गया। तो अब जो अगली हम चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या ही पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली क्या है? जो तुम पे फोर्स लगाई गई, तुम्हें जो दुनिया फोर्स लगा रही है इधर उधर से, है ना, तो तुम्हारे दिमाग पर कितना दबाव फील हो रहा है बेसिकली। तो स्ट्रेस कुछ कुछ प्रेशर जैसा, बट एग्जैक्टली प्रेशर नहीं है स्ट्रेस। ध्यान रखना, स्ट्रेस इज नॉट प्रेशर, है ना। फील दिलाता हूं स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस और प्रेशर में हल्का सा डिफरेंस है। मान लो ये दीवार है, मैंने इस पे एक लकड़ी ऐसी चिपका दी, बांध दिया ना यहां से, और मैंने इस पे फोर्स लगाई थी, मैंने इस पे फोर्स लगाई, मेरे फोर्स लगाने से हुआ क्या? मेरे फोर्स लगाने से हुआ क्या? जब मैं इस पे फोर्स लगाता इधर, तो इसका हर एक मॉलिक्यूल तुम्हें पता है ऑपोजिट में एक फोर्स लगाता है। याद करो, तुम्हें टेंशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बिल्कुल वैसे ही कुछ है। ये ऑब्जेक्ट पे नीचे लगी mg, कि इसका हर एक पार्टिकल ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको हम टेंशन बोलते हैं। हाँ ना बोलो, है ना। बस इस केस में mg की जगह मानो या mg बेशक, इस केस में जो टेंशन है ना वही स्ट्रेस है। ये कैसा?
कोई स्ट्रेस नहीं, सॉरी स्ट्रेस नहीं, बताऊंगा क्या। दोबारा सुनो, जब तुमने इस पे फोर्स लगा इधर, तो इसका हर एक पार्टिकल पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है ना, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओ भाई साहब, समझ में आया स्ट्रेस क्या है? सुनना दोबारा, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी लिख देता हूं। स्ट्रेस इक्वल्स टू इंटरनल फोर्स या फिर रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। एरिया, सुनो ध्यान से, तुमने जो फोर्स लगाई ये अप्लाइड फोर्स है। ये कौन सी है? अप्लाइड फोर्स। लगाता हूं, निशान लगाता हूं। तुमने जो फोर्स लगाई इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स। तुमने जो फोर्स लगाई इसको क्या बोलते हैं भाई? अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इस अप्लाइड फोर्स के लगते ही ये यहां से बंधा हुआ है, तो अंदर के मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में रहने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना चाहती है इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना चाहती है भाई, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स कितने एरिया पर लग रही है? जैसे तुम्हें याद होगा प्रेशर, चलो एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैंने यहां दबाया, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। याद होगा परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट कितने एरिया पर लगी? इसको बोलते हैं प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ये तो थ्रस्ट लगी, अंदर के पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये कहलाई स्ट्रेस। इसकी हेल्प से निकाली तुमने प्रेशर, इसकी हेल्प से निकाला तुमने स्ट्रेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रेस और प्रेशर सेम ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें पढ़ाया था एक सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों चीजें सेम ही होती हैं, पर कभी कभी हमें पता होना चाहिए इनके बीच का डिफरेंस क्या है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, स्ट्रेस अलग है, प्रेशर अलग है, ध्यान रखना। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या निकलोगे भैया, बताओ स्ट्रेस की यूनिट क्या लिख दो, जल्दी बोलो भाई। चलो एक और चीज पूछता हूं मैं तुमसे, क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगाई 100 न्यूटन और इधर फोर्स लगाई मैंने 92 न्यूटन। बताओ स्ट्रेस कितना? अच्छा स्ट्रेस नहीं, बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है। मेरा क्वेश्चन है, बताओ यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स अगर तुमने निकाल दी तो स्ट्रेस निकाल दोगे। मेरा क्वेश्चन है, बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कितनी। तो हर बच्चा कहेगा सर रीस्टोरिंग फोर्स 100 न्यूटन ना। तुम सोचो इधर 100 इधर 92, 92 इधर, इस 100 को दो पार्ट में तोड़ो, 92 इधर, इसने तो बैलेंस कर दिया। बची हुई 8 न्यूटन से ही रोड इधर जा रही होगी पूरी। अरे चलो एक और फीलिंग दिलाता हूं, चलो फिर तुम और अच्छे समझ में आएगा। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर इधर फोर्स लगा दी मैंने 10 न्यूटन और ये आराम से जा रहा है, यहां से पकड़ा नहीं हुआ मैंने, आराम से जा रहा है। अरे येरा पेन मैंने पकड़ा 10 न्यूटन फोर्स से लेके जा रहा हूं। इसमें स्ट्रेस आया क्या? नहीं। स्ट्रेस तब आता है जब खिंचाव हो। खिंचाव कब होगा? जब मैं इसे इधर लेके जा रहा हूं, यहां से मैं पकड़ ही नहीं रखा। जब पकड़ के रखूं तब खींचेगा, बिना पकड़े इधर जा रहा है, क्या खिंचाव आया इसमें? इसके सारे मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ जा रहे हैं 10 न्यूटन से, क्योंकि बीच में कोई खिंचाव ही नहीं है। रीस्टोरिंग फोर्स तब आती है जब मैंने यहां से पकड़ लिया, अब कह रहा हूं खींचो, अब रीस्टोरिंग फोर्स आ गई। समझे? यानी जिस फोर्स से इधर जा रहा है उसमें तो कुछ है ही नहीं, खिंचाव वाली कंडीशन। जब ये ऐसा आराम से जा रहा है तो खिंचाव है ही नहीं गई, तो कोई स्ट्रेस नहीं। लेकिन स्ट्रेस तब आता है जब दोनों तरफ से खींचते हैं। जब मैं इसे सीधा लेके जा रहा हूं तो यहां रीस्टोरिंग फोर्स कितनी? 0 इस कंडीशन में। यहां रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है? 0। मजा आया इस कॉन्सेप्ट में? बताओ, यहां रीस्टोरिंग फोर्स है 0, लेकिन यहां कितनी है? देखो 92 इधर 92 इधर, ये 92 तो बैलेंस करेगी, बाकी बची 8 न्यूटन से इधर जा रहा है, तो वो 8 न्यूटन पे स्ट्रेस नहीं आया। रिस्टोरिंग फोर्स उस 8 न्यूटन के लिए नहीं, क्योंकि उससे तो पूरी फोर्स इधर जा रही है। खिंचाव कब आएगा? जब दोनों तरफ खींच रहे हैं, 92 इधर 92 इधर, रिस्टोरिंग फोर्स आएगी 92 न्यूटन। मजा आया इस कॉन्सेप्ट में? ये याद रखोगे भाई, लिख लो लिख लो। स्ट्रेस क्लियर हो गया? स्ट्रेस क्लियर हो गया? जल्दी बताओ स्ट्रेस क्लियर हुआ? देख लो भाई जल्दी। आई होप सबको अभी तक स्ट्रेस समझ में आया भाई। ठीक 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 ठीक। चलो एक और याद रखना, स्ट्रेस एक्चुअल में एक टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस क्या है? टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी में अपने सिलेबस में पढ़ते नहीं है ना, टेंसर क्वांटिटी में पढ़ते नहीं अपने सिलेबस में, क्योंकि हमारे सिलेबस में टेंसर को ही स्केलर बोल देते हैं, है ना। पर ये याद रखने के लिए बता दिया, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी होती है, प्रेशर स्केलर होती है, स्ट्रेस टेंसर होती है एक्चुअल में ना। ठीक है, लिख लो भाई जल्दी से। अब ये एरिया कौन सा होता है पता ना? ये क्रॉस सेक्शन एरिया को बोलते हैं। ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बेसिकली, ठीक है। देख लो
आई होप सबको समझ में आ गया। चलो लिख ले। चलो भाई यूनिट लिखना चाहते हो यूनिट भी लिख लो। यहाँ पे कहाँ लिखूं यूनिट? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट तो वही है ना जो प्रेशर की, क्योंकि फॉर्मूला सेम है लगभग, है ना। चलो भाई स्ट्रेस जब आई तो आया स्ट्रेन, 1 2 3 स्ट्रेन। स्ट्रेन खिंचाव, तुमने सुना है ना, स्ट्रेन आ गया मसल स्ट्रेन होगी, मसल खिंचाव आ गया मसल से, है ना। ये थी एक रोड, इसकी लेंथ थी पहले L मान लो, ठीक है। हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगा दी, किधर, फोर्स यहां से बंधी हुई है, फोर्स लगाई तो इतनी जितनी फोर्स तुमने इधर लगाई, क्या उतनी का रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, स्ट्रेस आ जाएगा इसके अंदर, है ना। तो हुआ क्या, ये कुछ खिंच गई, ये कुछ खिंच गई भाई, ये कुछ खिंच गई, कि इसकी टोटल लेंथ L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, हाँ ना बोलो। डेल्टा L बोल रहे हैं इसको, इसको बोल रहे हैं डेल्टा L, क्या, एलोंगेशन को, क्या बोल रहे हैं इसको, एलोंगेशन। ये जो खिंचाव आया इसके अंदर, इसको बोल रहे हैं डेल्टा L, क्या टोटल लेंथ ही होगी, है ना। तो बेसिकली स्ट्रेन क्या है, इट इज द रेशो ऑफ elongation with the original length, with the original length। अब सिर्फ elongation नहीं, कंप्रेशन भी तो हो सकता है, तुमने दबा दी, कितनी दबा दी, तो सिर्फ elongation मत लिखो, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ with the original length, with the, it is the ratio of change in length with the original length, खत्म। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला अच्छा ध्यान से देखो, ऊपर भी लेंगे नीचे भी लेंगे, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। लिख लो भाई, लिखो लिखो हो, लगाओ भैया जल्दी, यूनिटलेस क्वांटिटी है भाई साहब। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, अभी तक तो सबको क्लियर भाई। अब लिखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नोटिस किया तुमने, पीपीटी लाया तो धीरे धीरे डिलीट कर दी, देख रहे हो, क्योंकि भाई जो अपने खुद में मजा है ना नोट्स बनाने में, तुम लोग इसलिए खुद से नोट्स बनाया करो भाई साहब, ठीक है। स्ट्रेस पहला टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल। दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, चौथा टेंजेंशियल स्ट्रेस, और टेंसाइल, कंप्रेसिव और टेंजेंशियल। टेंसाइल क्या है, टेंशन वाला कुछ, टेंशन, टेंशन जैसी फीलिंग आ रही है ना, टेंशन जैसी फीलिंग आ रही है। जब हम किसी की लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं, ये रही, मैंने ऐसे खींच दिया, फोर्स लगा दी, तो हल्का सा खिंच गई मान लो लेंथ, है ना, हल्की सी खिंच गई है ना, हल्की सी मान लो ऐसे, हल्की सी खिंच गई लेंथ भाई, हल्की सी खिंच गई, कितनी खिंच गई, पहले लेंथ थी L, हल्की सी खिंच गई डेल्टा L। It causes the increase in length, खत्म बात। It causes the increase in length, खत्म। It causes the increase in length, खत्म बात। देख लो भाई, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम्हें पता ही चल गया भाई, लिख लो भाई साहब।
इसका नाम एक और है, एलोंगेटिव भी बोलते हैं इसे ना, एलोंगेटिव में लिख देता हूं, और एलोंगेटिव, एलोंगेशन हो रही है ना, ठीक है। आ जाओ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, तुमने फोर्स इधर लगा दी, ठीक है, तुमने फोर्स इधर लगा दी तो क्या दब जाएगा? कितना दब गया? डेल्टा एल दब गया वापस। पहले लेंथ कितनी थी? एल। इट कॉजेज इन कंप्रेशन ऑफ लेंथ। देखो भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी आए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बता रहे हैं हम तुमको भैया, कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आ जाओ बेटा, अलग एक और पे आ जाओ भैया, भैया एक और आ जाओ भैया, बताते हैं। कभी तुमने देखा तुम्हारे पास रबड़ होगी, रबड़ मिटाने वाली, भाई बचपन में होगी, अब नहीं होगी हम जानते हैं, बचपन में होगी, बचपन में याद है। मैंने तो एक ऐसी रबड़ लेके आया था जो लाल पेन मिटा देती थी भाई, वो तो वरदान था, एक तबाही थी बचपन में हमारे टाइम पे। मतलब क्या सोच रहे हो, लाल पेन मतलब क्या भाई? वो मैं अपनी नोटबुक के, मैं नया पेन लाल पेन ले गया था, नोटबुक के पीछे लाल पेन से साइन करने सीखता था मैं खुद के। हाँ, तो उन्हें मिटाना था भाई, टीचर ने बोला था लाल पेन किसी की कॉपी में दिख नहीं जाना चाहिए, उन्हें डाउट आता था ना भाई, ये लाल पेन से कुछ अपना अपने आप को नंबर नंबर ना दे दें, हम जीरो दें, ये जीरो के बना दे 100, क्या पता, है ना। पर मैं ऐसा बच्चा नहीं था। तुमने देखा होगा थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम का एक वो इवेंट हुआ था ना, उसमें बताया भी था, मैं था मिडिल बेंचर, है ना, मैं ना फ्रंट था ना बैक था, समझे। और मिडिल बेंचर क्यों था? डर के मारे भाई, डर के मारे। टीचर भाई, आगे वाले बच्चे दिखते हैं और पीछे वाले बच्चों पे टीचर का हमला तैयार रहता है हमेशा, तो बीच वाले थोड़े से बचे रह जाते हैं। तो ये था हमारी स्ट्रैटेजी, टीचर से आंख ना मिलाना जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछे, ऐसा हमको लगता था भाई। फिर भी मेरे एक टीचर ने मुझे केमिस्ट्री क्लास में पकड़ लिया, मेरी केमिस्ट्री बहुत गंदी थी यार, 11th क्लास की बात है। वो दिन भी क्या दिन थे, मैं बाहर खिड़की में बैठ के बढ़िया ऐसे सोच रहा था कुछ, बाहर बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट और मेरा क्रिकेट में मन रहता था, मैं बाहर देख रहा हूँ, मैंने काश मैं वहां होता। सर ने बोला खड़ा हो जा बेटा, बताओ क्या पूछा? रेजोनेंस का रिलेटेड कुछ था, रेजोनेंस का रिलेटेड, हाँ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता नहीं कुछ तो था, क्योंकि मैं उन सर की क्लास में हमेशा ही कहता था हाँ सर आ गया, हाँ सर आ गया। बस सर ने उस दिन मुझे बुला लिया। चलो ठीक है भाई, टेंजेंशियल स्ट्रेस पा लो। एक मान लो ये रहा रबड़, देखी तुमने रबड़, रबड़ ऐसी है ना, तुमने यहां से फोर्स लगाई, कहीं से लगाई फोर्स, यहां लगाई फोर्स, है ना, और फोर्स लगाने पर ये कुछ ऐसा हो गया, नीचे से तो सही रहा, यानी इतना एंगल भटक गया, है ना, इसको बोलते हैं बेटा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। लिख लो भैया, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेस बोल दिया, स्ट्रेस नहीं होता बेटा, स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस या फिर, चलो भाई क्लियर बात, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ये निकाल भी सकते हो पता है, ये मान लो कितना चेंज हो, इसमें x चेंज हो गया, ये हाइट थी मान लो इसकी h, तो तुम ये निकाल भी सकते हो, थीटा बहुत कम होता है पर फिर भी tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन h। पैरेक्सियल एंगल सुने तुमने क्या होता है? जब एंगल बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है, तो मैं बाइनोमियल, मैंने उसमें समझाया हुआ अप्रोक्सीमेशन, तुमने मेरा बेसिक मैथ्स की क्लास देखी होगी ना, अप्रोक्सीमेशन में तो sin थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है, cos थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है। ऐसे निकाल सकते हो तुम, ये ऐसे निकाल सकते हो तुम शियर स्ट्रेस। खैर ये आगे बताऊंगा, पहले लिख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत दुविधा परेशानी आई हो तो हमको बताई दे भैया, है ना। कि पता नहीं क्या है, ये चेंज निकाल रहे हो तुम, इसको शियर स्ट्रेन बोलेंगे। चलो स्ट्रेन तो मैं आगे बढ़ाऊंगा ना, अभी यहां मत लिखो, है ना, ये तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा वैसे भी ना, ये मैं तुम्हें आगे पढ़ाने वाला हूं ना, स्ट्रेन क्या होता है। मैंने तुम्हें स्ट्रेन वैसे पढ़ा दिया पर इस टॉपिक का नहीं पढ़ाया, ठीक है। लिख लो भाई साहब जल्दी से, ठीक है, चलो लिख लिया, जल्दी बोलो। है कथा संग्राम की टन, चलो जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं भाई साहब, चलो भाई साहब। ये तो हमने पढ़ा ही दिया, ये देखो, देख रहे हो तुम, देख रहे हो, इसके क्वेश्चन तो लास्ट में कराएंगे ना। चलो इसके बाद में तुम्हें स्ट्रेन, देखो मैंने तुम्हें कई सारे पढ़ा दिए, देखा जाता है ना, स्ट्रेन मैंने तुम्हें कई सारे पढ़ा दिए, फिर भी बता देता हूँ। स्ट्रेन समझ गए ना, चेंज इन शेप और साइज। तो एक मैंने तुम्हें पढ़ा ये वाला, कौन सा?
एक स्ट्रेन हम पढ़े डेल्टा एल बाय एल, लीनियर स्ट्रेन बोल दो इसको। एक स्ट्रेस हम पढ़ लेते हैं क्या, डेल्टा ए बाय ए, मतलब चेंज इन एरिया, चेंज इन लेंथ। दोनों चीजें पॉसिबल है ना खींचने पे, तो है भाई साहब। चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, मानते हो खींचने से एरिया भी बढ़ सकता है। तीसरा 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 क्या, एक स्ट्रेस हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको एरियल स्ट्रेन बोलेंगे, इसे लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल देंगे। क्या मैं इसको बोल सकता हूं डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो ऐसा फॉर्मूला रख दो, एरिया चेंज हो जाता है ये फॉर्मूला रख दो, लेंथ चेंज होता है ये फॉर्मूला रख दो। लीनियर स्ट्रेन, एरियल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन्हें अलग से बताने की जरूरत नहीं होती, बट स्टिल इट काउंट्स, इसलिए हम तुम्हें बताए। ठीक है भाई साहब, क्या क्लियर बात, कोई परेशानी किसी को? अब यहीं से एक चीज निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशो। क्या बोलते हैं? अब तुम बोलोगे अच्छा पहले ये याद तो कर लो, ये कहां से आया? एक गुब्बारा तुमने पानी के अंदर रख दिया, पानी ने उसे पिचका दिया, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलो यहां से एक चीज निकल के आती है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो, एक साहब थे पॉइजन्स रेशो, पॉइजन साहब थे, उन्होंने एक रेशो दिया। उन्होंने क्या बोला कि मान लो एक दीवार से, एक वॉल से एक सिलेंडर लटका हुआ है, सिलेंडर या पाइप लटका हुआ है, पाइप, ये रहा पाइप। 3D में इमेजिन कर सकते हो पाइप, ये रहा, ये पाइप लटका हुआ है भाई। ठीक है, उन्होंने बोला क्योंकि इस पे नीचे एक फोर्स लग रही है mg, लग रही है, तुम बताओ लग रही है mg? बिल्कुल लग रही है सर। कि उस फोर्स के लगने की वजह से यहां पे एक फोर्स लग रही है mg, हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो, लग रही है एक mg फोर्स, इसको वेट बोल देते हैं mg कोई। तो ये तुमने करोड़ों साल तक लटका के छोड़ दिया है ना, तो इसमें हल्का सा चेंज आएगा, बहुत मामूली सा, ये लोहे का किसी का भी चीज मान लो, तो ये नीचे लटक गया हल्का सा। जब ये नीचे खींचेगा, खींचने से इसका साइज कम होगा, मानते हो? अरे मैं इस पेन को अगर खींचना स्टार्ट करूँ तो पतला नहीं हो जाएगा, लंबा होगा पर पतला हो जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ इसके ये कुछ ऐसा हो गया? मान सकते हो भाई, ये कुछ ऐसा हो गया, देख रहे हो, ये कुछ ऐसा हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी लेंथ पहले थी L, पहले इसकी लेंथ L थी L, और इसकी लेंथ में कितना बढ़ाव हो गया, कितना बढ़ गई लेंथ, ये बढ़ गई डेल्टा L। सही बात भाई, सही बात। इसकी पहले डायामीटर था, पहले डायामीटर था इसका कैपिटल डी, लिख दो कैपिटल डी, लिख सकते हैं, इसका पहले डायामीटर था कैपिटल डी। लेकिन अब जो इसका डायामीटर नया हुआ, नया नया डायामीटर, इसको ले लो छोटा डी, देख लो पहले, छोटा डी बड़ा डी, डायामीटर वायामीटर सब ले लिए हैं हम। ठीक है, देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोई प्रॉब्लम? देख लो, पॉइजन्स रेशो, POISSONS, पॉइजन्स रेशो। ठीक है, तुम चाहो तो इसको डेल्टा डी भी बोल दो, मेरा मन कर रहा है इसको डेल्टा डी बोलने का, ये भी बोल सकते हैं हम इसको, छोटा डी इसको डेल्टा डी, तब ज्यादा सुंदर लगेगा ना, छोटा डी डेल्टा डी, है ना, छोटा डी डेल्टा डी बोलते हैं भाई, अच्छा लगेगा सुनने में, छोटा डी डेल्टा डी। ये छोटा डी ले लो और इसको बोल दो डेल्टा डी। ठीक है, चलो देखो भाई, किसी कोई दिक्कत परेशानी किसी भी इस टॉपिक में, कोई भी? कौन है भैया? क्लास में है ना? ठीक है, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो क्या है भाई, सब बताते हैं, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, यहां आगे माइनस और लगा देना। ठीक है, यही है तुम्हारा पॉइजन्स रेशो। अच्छा एक मिनट, हाँ ये रहा, यही है तुम्हारा पॉइजन्स रेशो। क्या है? यही है तुम्हारा पॉइजन्स रेशो। ठीक है, इसके आगे नेगेटिव लगा देना, बताएंगे भी, पहले इसे लिखो। अब अच्छा इसे थोड़ा चेंज करो भाई, देखो, क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल? क्या यही बना? देख लो, देख लो भाई, यही है तुम्हारा पॉइजन्स रेशो। आई होप सबको क्लियर हो गया हो भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलो भाई, अच्छा एक चीज और देख लेना ना, छोटी सी सिंबल, बेसिकली इसका लिखवाते नहीं पर लिखना चाहते तो लिख दो, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू। ठीक है, इसका सिंबल, और इस स्ट्रेन को, ये भी स्ट्रेन ही है ना एक तरह से, है ना, खिंचाव ही है ना ये भी, इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन।
जो विड्थ बढ़ा रहा है, और इसको बोलते हैं, जो लंबाई बढ़ा रहा है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है भाई? बता चुके हैं क्या बता रहा है, वैसे तो नहीं बताया, नहीं सॉरी। तुम एक चीज नोटिस करो, लंबाई बढ़ने पे ये घट रहा है ना? इट टेल्स दैट lateral and longitudinal strain are of opposite nature। है बात नहीं? सोचो, अरे लंबाई बढ़ रही है पर विड्थ कम हो रही है, लंबाई कम करोगे तो विड्थ ज्यादा होगी। देख लो, क्या ही बात है? बताओ हाँ ना बोलो, क्या बात मानते हो? देख लो भाई। तो ये था तुम्हारा, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो, ऑल्दो इसकी डेफिनेशन पूछता कोई नहीं है, कभी नहीं। ठीक है। इसके बाद आते हैं भैया एक नई चीज पर। देखो मैंने लिखवा रखा, मैंने इसमें है क्या, चलो लिख देते हैं भाई, तुम भी क्या याद रखोगे। लिखो हेडिंग लो, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ भाई, हुक्स। हुक्स साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला, अच्छा एक चीज कंडीशन इसमें, ओनली एप्लीकेबल ड्यूरिंग इलास्टिक लिमिट। ये क्या मतलब है? याद करो इलास्टिसिटी क्या होती थी। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी अपनी शेप को रीगेन करना चाहती है कंप्लीटली। तो ये तभी तक एप्लीकेबल है जब तक हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अपनी इलास्टिसिटी यानी अपनी शेप को वापस रीगेन कर सकता है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? इट स्टेट्स दैट खास फोन बहुत आ रहे हैं, पता नहीं क्या है भैया। It states that the stress is directly proportional to the strain. It states that the stress is directly proportional to the strain. यानी कि सिंपल शब्दों में देखा जाए भाई, जितना तुम स्ट्रेस लगाओगे, मतलब तुम खींच रहे हो, स्ट्रेस आ रहा है, उसकी वजह से उतना ही खिंचाव बढ़ेगा। ये स्ट्रेन है भाई। क्या तुम स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के फॉर्मूले में बता चुका हूं? अरे सीधी सी बात है ना, तुम जितना खींचोगे उतनी लंबाई बढ़ेगी, ऐसा बोल दो, ऐसे सोच के देख लो, है ना? जितना तुम खींचोगे उतनी लंबाई बढ़ेगी, उतना एरिया बढ़ेगा, उतनी वॉल्यूम बढ़ेगी भाई। ठीक है, ठीक है, ये बोला इसने। तो जैसे तुम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। इसको या तो ऐसे लिख देते हैं गामा की तरह, या कहीं कहीं ई भी लिखते हैं। क्या भी लिखते हैं? ई। ठीक है। इसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, या फिर इसी का नाम है यंग्स मॉड्यूलस। इसी का नाम है यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है। इसे कहीं कहीं ई लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और कहीं कहीं इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं बेटा? यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है। कहीं कहीं ई से लिखते हैं, तो अभी हम ई लिख देते हैं, ई। और इसी क्या यहां आगे स्ट्रेन। क्या मैं ई का फॉर्मूला बोल सकता हूं? ई इक्वल्स टू आया तुम्हारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या है ये? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब सोचिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कौन सी ध्यान रखना? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल। यही है? किसी को दिक्कत परेशानी बता दो। डेल्टा एल अपॉन एल, यही है। इस फॉर्मूले को याद रख लेना बेटा, इस फॉर्मूले को याद रख लेना। याद रख सकते हो? हाँ ना बोलो फुर्ती से, याद रख सकते हो? ठीक है, देख लो। अब एक चीज सोचो, क्या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यानी ये कांस्टेंट भी कांस्टेंट नहीं रहता। ये कांस्टेंट, अच्छा तुम्हें याद होगा ओम्स लॉ। ओम बाबा का एक लॉ था क्लास 10th में, याद करो उसमें क्या था? जितना वोल्टेज बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, उतना करंट बढ़ेगा, लेकिन तब तक जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। यही पढ़ाया था, याद है?
लेंथ और एरिया कांस्टेंट होंगे। सेम इसकी कंडीशन है, ये कांस्टेंट रहेगा कब तक? जब तक तुम ना तो मटेरियल की लेंथ बढ़ाओ, ना तुम मटेरियल चेंज करो, ना तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, ना तुम उसमें इंप्योरिटीज बढ़ाओ घटाओ। पॉइंट समझ रहे हो क्या? ये कांस्टेंट तब तक कांस्टेंट रहेगा, मान लो ये मैंने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, कह रहा है इसके ये लोहे का टुकड़े पे कांस्टेंट रहेगा ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर तुमने इस लोहे के अंदर कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर दी, या तुमने लोहे की लंबाई बड़ा, तुम बड़ा लोहा ले आए या छोटा लोहा ले आए, यानी ना ही, और तुम लोहे की जगह कॉपर ले आए, तुम ना ही तो मटेरियल बदलोगे, ना ही तुमने लोहे को गर्म कर दिया, तो ना ही तुम लोहे को गर्म ठंडा करोगे, ना ही तुम लोहे को चेंज करोगे, लोहे की जगह कोई और मटेरियल लेके आओगे। जब तक जब तक तुम ये सब बातें ध्यान रखोगे, तब तक ये कांस्टेंट रहेगा, और तब तक हुक्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है, तब तक ही हुक्स लॉ फॉलो होगा। तो बेसिकली किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, लिख देते हैं यहाँ पे, लिख के ये वाला मैं ले लेता हूं टुकड़ा। तो ई डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, पहला पॉइंट। मटेरियल का नेचर क्या है? लोहा है तो लोहे की बात करेंगे, तुमने लोहे की जगह कॉपर लिया तो फिर वो अलग बात होगी। इंप्योरिटीज, तुम अगर इंप्योरिटीज ऐड करोगे, समझ रहे हो ना, इंप्योरिटीज क्या होती है? मान लो कि लोहा है, उसके अंदर तुमने तांबा मिक्स कर दिया, एक लोहा है तुमने उसके अंदर सोना मिक्स कर दिया, फिर तो पगलाया क्या लाओगे तुम, है ना? अगर तुम ऐसा करोगे तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, तब इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगा। इंडिपेंडेंट फॉर्म, ई इंडिपेंडेंट फॉर्म, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब देखो क्या है, ई तब तक कोई कम बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, है ना, तब तक बढ़ेगा घटेगा नहीं जब तक तुम लोग, ये तीसरा वाला पॉइंट हटा देना वैसे से, है ना, हाँ, तो तब तक बढ़ेगा घटेगा नहीं जब तक तुम ये सब चीजें चेंज ना करो। ठीक है, ध्यान रखना, ये हटा दो, सेकंड वाला पॉइंट, कोई काम करनी, फालतू की चीज लिखवा दी मैंने, सॉरी इसके लिए, इसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा। चलो बेटा लिखो, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जी भर के लिख लो, तमका दो जल्दी से अपनी किताब। ठीक है, यहां पे लिखना चाहते तो लिख लो, है ना। ई इंक्रीजेस on increasing impurity. E decreases on increasing temperature. बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है कितना कैसा मटेरियल है, मतलब वो खींचेगा कम, तुम स्ट्रेस लगा रहे फिर भी नहीं खींच रहा, अडिग अडिग अडिग, ये बताना चाह रहा है। चलो भाई लिख लो जल्दी से, समझ गए ना? यानी इस पूरे टॉपिक से एक बात समझ में आई कि जितना ज्यादा अच्छा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उतनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की अप्लाइड की जरूरत पड़ेगी उस मेटल को खींचने में, उसकी शेप साइज चेंज करने में। ठीक है, ई ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, इसे ऐसे समझो, ई ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, इसे ऐसे समझो। ठीक है, लिखो भैया लिखो, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। अभी तक तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। चलो भाई, अब कुछ ऐसी चीज बढ़ाता हूँ, दो तीन है ना। मॉड्यूलस क्या होते हैं देख लो, यहाँ पे तीन मॉड्यूलस पढ़ेंगे। पहला यंग्स मॉड्यूलस, YOUNGS, यंग्स मॉड्यूलस, इसको तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। ये कहां से आया था? जब हमने पढ़ा स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, इसको अलग से पढ़ा देता हूं। तो यहां से यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद रखना है ना, क्वेश्चंस में काम आएगा। स्ट्रेन, समझ गए ना? चलो, कौन कितना स्टेबल है, कौन कितना इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, ये यंग्स मॉड्यूलस बताता है। इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ, या बल्कि एक काम करो, बल्क मॉड्यूलस। क्या? बल्क मॉड्यूलस। ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस के लिए बात करते हैं ना। लेट्स से कि एक गुब्बारा या फिर एक कोई बबल है पानी का, कुछ भी है ना, इसके अंदर प्रेशर इनसाइड है ना, ये प्रेशर लगा, तो पता ना अंदर से हर वॉल पे एक प्रेशर लगता है गैसेस का। मान लो ये हवा में, पानी में, कहीं भी है ना, तो बाहर से भी एक प्रेशर है भाई, बाहर से भी एक प्रेशर, इसको मैं बोल रहा हूं प्रेशर आउटसाइड। ठीक है, तो क्या मैं डेल्टा पी बोल सकता हूं? मान लो बाहर का प्रेशर ज्यादा है लेट्स से, तो क्या मैं प्रेशर आउटसाइड माइनस प्रेशर इनसाइड लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। तो यहां पे हमने एक नया मॉड्यूलस अपने लिए कन्वेंशनली मान लिया
जिसको हमने डिनोट किया बीटा से। किससे डिनोट किया? बीटा। इसको हम बोलते हैं एक्सिस प्रेशर, माइनस में लिखना, अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। देख लो भाई, डेल्टा वी अपॉन वी, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है भाई, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डेल्टा वी अपॉन वी कौन सा? अंदर का वॉल्यूम, इसका अंदर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनसाइड। इसको बोलते हैं बेटा बल्क मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसको? बल्क मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसको? बल्क मॉड्यूलस। एक तीसरा मॉड्यूलस हमने पढ़ा जिसको हम बोलते हैं शेयर मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? शेयर और शेयर मॉड्यूलस। तुम्हें याद आ गया होगा कौन सा है? या फिर इसका एक और नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिड कितना है कोई, है ना, ठीक है। बेसिकली इन सारे मॉड्यूलस को मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोल सकते हैं, कौन कितना रिजिड रहना चाहते हैं ना। चलो, क्या भाई सब, कोई अलग पेन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसको ईटा से डिनोट करते हैं, इससे, ईटा। इसका फॉर्मूला होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो मैं पढ़ाया था थोड़ी देर पहले अभी। कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, इस पे मैंने फोर्स लगाई, थोड़ा एंगल पे चला गया, याद आया? याद आया? याद आया? शेयर स्ट्रेस को लिख सकता हूं मैं फोर्स अपॉन एरिया, और शेयर स्ट्रेन याद करो क्या था, दिखा दूं? कहां गया, कहां गया, कहां गया? यहीं पे लिख देता हूं, शेयर स्ट्रेन क्या tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन h, और क्या इक्वल्स टू थीटा लिख सकता हूं इसे? यही है शेयर स्ट्रेन। देख लो भाई कितना एंगल में खिंचा हुआ है, यही था 1 2 3 को। चलो अब देखो जरा, तो कितना लिखे इसे? x अपॉन h। देख लो भाई, क्लियर बात। ये थे तुम्हारे 3 मॉड्यूलस भाई। ये तीनों मॉड्यूलस के बारे में बस पता होना चाहिए और कुछ नहीं है ना। सिर्फ ये बताते हैं कि कौन कितना रिजिड है, कौन कितना अपनी सेम जगह पर रहना चाहता है, ठीक है। सिर्फ ये बताते हैं और कुछ नहीं भाई, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन बात करेंगे, हम ग्राफ की बात करेंगे। खैर चलो पहले लिख लो, फिर मैं इतना पानी वानी पी लो भाई साहब। फिर इसके बाद फाइनली हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। वह चैप्टर पता है ना, इसके बाद एक ग्राफ है और एक है तुम्हारा एनर्जी का रिलेशन, है ना। सिर्फ ये 2 चीजें, फिर ये चैप्टर खत्म। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस, इतना ही है टॉपिक और कुछ नहीं इस टॉपिक में। हाँ, भाई एक आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो मैंने ग्राफ में तो यहां तो नहीं डाल दिया, नहीं डाला, ठीक है। एक आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस कर्व से क्वेश्चन 100% आएगा, नीट में भी, जेई में भी, और तुम्हारे स्कूल में भी। देख लो पहले, देख लो, एक अजीब सी लाइन दिख रही होगी तुम्हें ना। थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा इसे ना, तुम लोगों को भी। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और यह है डी पॉइंट, ठीक है। इस ग्राफ को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसमें क्या क्या दिख रहा है तुम्हें। तुम्हें दिख रहा होगा ए से लेके बी तक लगभग लाइन स्ट्रेट है। इसको लगभग क्या, पूरी स्ट्रेट बनाओ। ए से लेके बी तक देखो लगभग लाइन स्ट्रेट है ना। इसको स्ट्रेस लिख दो इधर, इधर स्ट्रेन। ए से लेके बी तक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है, तुम ध्यान से, सॉरी ओ पॉइंट ले लो। ओ से ए तक तुम देखो, क्या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? हाँ ना बोलो, है ना, ओ ए वाले केस में, ठीक है। देख लो भाई, ए से बी तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट proportional, are not proportional। ध्यान रखना ना, नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। बी से सी तक और भी खराब हो गया, ठीक है। सी तुम्हारा कौन सा पॉइंट है? सी है तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट। यानी तुम अगर इससे ज्यादा स्ट्रेस दोगे, चलो एक हिंट भी देता हूं, मैं फील दिलाता हूं पूरी ना।
ये तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेस, ये क्या है तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेस, क्या है तुम्हारे मैक्सिमम स्ट्रेस है। चलो एक रबर बैंड को इमेजिन करो, एक रबर बैंड है तुम्हारे पास, तुमने रबर बैंड खींची, हल्की सी खींची, छोड़ दोगे वापस अपनी शेप में आ गई, ओ से लेके ए तक, यानी तुमने उसे जितना खींचा, जितनी स्ट्रेस लगाई, इतना स्ट्रेन आ गया। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, प्योर इलास्टिक। क्या बोलते हैं? प्योर इलास्टिक। ठीक है, ये तुम्हारा हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है ना, विद इन द इलास्टिक लिमिट है। तुमने जैसी छोड़ा ए से, वो वापस अपनी पोजीशन पे चली जाएगी, यानी ए से लेके बी तक प्रोपोर्शनल नहीं है। तुम जितनी स्ट्रेस लगा रहे हो, तुम स्ट्रेस कम लगा रहे हो, स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है। तुम ध्यान से देखो, स्ट्रेस धीरे धीरे तुम कम कर रहे हो, पर स्ट्रेन देख रहे हो, स्ट्रेन फिर भी बढ़ रहा है। ये वो वाली लिमिट है। तुमने देखा होगा रबर बैंड को तुमने हल्का सा खींचा, बहुत हल्का सा, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगता है, स्ट्रेस ज्यादा लगता है, खींचती है, फिर उसके बाद थोड़ा लूज सा हो जाता है रबर बैंड, थोड़ा लूज हो जाता है, तो तुम आराम से खींच पाते हो, कम स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है। फिर एक टाइम आता है तुम्हारा रबर बैंड बहुत खींच गया, अब तुम उससे ज्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं लगा पा रहे, खींच नहीं पा रहे, खींच नहीं पा रहे, लगा ही नहीं पा रहे। अब वो, या ऐसा सोचो वो टूटने लगता है, तो उसके रेशे रेशे से हो जाते हैं एक सिंगल धागे में। अब तुम स्ट्रेस ज्यादा नहीं लगा रहे, फिर भी उसमें स्ट्रेन हो रहा है हल्का सा, और एक टाइम आता है जो फाइनली टूट जाता है। एक रबर बैंड को इमेजिन करो, बस एक रबर बैंड को इमेजिन करो, सिर्फ एक रबर बैंड को इमेजिन करो। तुमने उसे खींचा नॉर्मल, पहले नॉर्मल रबर बैंड है, तुमने खींचा, फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, फील लग रहा है कि फोर्स ज्यादा लग रही है, पर खींच रहा है वो ना, या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर तुम छोड़ दोगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा, इलास्टिक लिमिट में, ओ से लेके ए तक। ए के बाद तुमने स्ट्रेस उतना ज्यादा नहीं लगाया, वो कम खींचने लग गया ना, तो तुम खींच रहे हो, वो खींच रहा है बढ़िया, स्ट्रेस उतना नहीं लगा रहे, स्ट्रेस हल्का कम भी लगा रहा है ना, स्ट्रेन फिर भी हो रहा है। ए से लेके बी तक तुम छोड़ दोगे वापस आ जाएगा, यानी ओ से लेके बी तक, ध्यान रखना, लिख रहा हूं विद इन द इलास्टिक लिमिट। तुम अगर छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा विद इन इलास्टिक लिमिट्स। लेकिन अगर तुमने बी से लेके सी तक लगाया, विल नॉट गेन इट्स सेम साइज एंड शेप। तो बेसिकली ये कंडीशन कौन सी वाली? बी से लेके सी तक, वो पार्शियल वाली लिख सकते हो पे, पार्शियल वाली, बी से लेके सी तक। अब सी के बाद तुमने और अब तुम्हें स्ट्रेस ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, देखो स्ट्रेस उल्टा कम हो गया, यानी तुम हल्का भी खींच रहे हो ना, खींच रहा है बढ़िया, हल्का भी खींच रहे हो फिर भी खींच रहा है, हल्का भी खींच रहे हो, उसके रेशे रेशे टूटने लग गए। अब लास्ट एक धागा सा बचा है उस रबड़ का, तुम अब भी खींच रहे हो, फाइनली एक टाइम आएगा वो टूट गया। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो भाई ये ग्राफ एक बार देख लो, चलो। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं ना, फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं। जल्दी देखो, देख ले भाई, जल्दी लिखो। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज ज्यादा ब्रिटल है, कौन सी चीज ज्यादा डक्टाइल है, बताएंगे तुम्हें। तो तुमने सुना होगा क्लास 9th में, शायद केमिस्ट्री में था, क्लास 10th में भूल गया, कुछ मेटेरियल होते हैं ब्रिटल, कुछ होते हैं डक्टाइल। सुना है? डक्टाइल क्या होता है? जैसे पीट पीट के पतला कर दिया जाता है, बहुत लंबा भी खींच लिया जाता है। सोना, ज्वेलरी इसीलिए तो बनती है, तुमने देखा शेप साइज चेंज कर देते हैं पीट पीट के। एक होता है ब्रिटल, जो खींचने पे टूट जाता है, जैसे कुर्सी खींचोगे टूट जाएगी, खींचने की कोशिश करो, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करो, टूट जाएगी। यही तो बताता है ग्राफ। तो देखो चलो एक ग्राफ दिखाता हूँ। एक ग्राफ है, स्टार्टिंग में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हल्का सा ही डिफॉर्म हुआ है, हल्का सा डिफॉर्म हुआ है, और यही टूट गया। ब्रेकिंग पॉइंट कितना जल्दी आ गया। कुर्सी को तुम पकड़ के खींच रहे हो, खींच रही है वो, तुम्हें पता भी नहीं मॉलिक्यूलर लेवल पे, है ना, लेकिन तुमने हद से ज्यादा फोर्स लगाई तो वो टूट जाएगी। लेकिन कुछ मेटेरियल ऐसे होते हैं तुम खींचो खींचो, फिर देखो शेप चेंज कर लेते हैं, शेप चेंज कर लेते हैं। सोना शेप चेंज कर रहे हैं, बहुत दूर बाद ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है। तो ये तुम्हारे होते हैं अच्छे डक्टाइल, डक्टाइल मटेरियल्स इन्हें बोलते हैं, डक्टाइल। और ये होते हैं ब्रिटल, समझ गए, जो जल्द इजीली टूट जाते हैं, जल्दी हल्का सा डिफॉर्म हो गया, ये होते हैं डक्टाइल। देख लो भाई। तो यहां पर तुम्हारे ये, अगर तुमसे पूछे बताओ इसके लिए, क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि बताओ एरोप्लेन बनाने में इस मेटल की यूज करेंगे या फिर, और ज्वेलरी बनाने का किस में यूज करेंगे? ज्वेलरी और एरोप्लेन बनाने का, तो एरोप्लेन बनाने के लिए यूज कर लेंगे ब्रिटल, और इसके लिए ज्वेलरी बनाने के लिए यूज कर लेंगे, खत्म बात। आ जाओ भाई, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर। अच्छा एक छोटी चीज बताता हूँ, कहां पढ़ा है मैंने तुम्हें? पॉइजन रेशियो कहां पढ़ा है तुम्हें? पॉइजन रेशियो कहीं कहीं सिग्मा भी यूज करते हैं ना, सिग्मा, ये सिंबल भी यूज करते हैं भाई, ध्यान रखना ना। पॉइजन रेशियो का सिंबल ये भी है ना, सिग्मा। ठीक है, चलो भाई।
यही बताना था। अब आ जाओ भाई आज के लास्ट के टॉपिक पर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इस टॉपिक के बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इस चैप्टर से ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो मैंने तुम्हें बनाया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं भाई साहब। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, लेट्स से ये रहा, कलर अलग लेते हैं भाई साहब। ये लास्ट से भी बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान भी है ना। तुमने इस पे फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, ठीक है, तुमने लगाई इसके ऊपर फोर्स, ठीक, फोर्स लगाई तुमने, ठीक है भाई। तो यहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी ऑपोजिट साइड, मानते हो, लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज कर गया, फाइनली इसकी लेंथ होगी, मान लो ये फाइनल लेंथ हुई है ना, ये हुई फाइनल लेंथ। ये लेंथ एल थी पहले, और ये इसकी होगी यहां से लेके यहां तक डेल्टा एल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है। अब एक बात सोच के बताओ मुझे कि जब ये लेंथ इंक्रीज हो रही है कि एकदम से होगी, नहीं ना, पहले थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर थोड़ी और बड़ी होगी, फिर थोड़ी और बड़ी होगी, फिर फाइनली इतनी होगी। तो मैं मान के चल रहा हूं कुछ टाइम बाद इसकी लेंथ, मान लो यहां की कहीं भी एक पॉइंट की बात करो, मान लो इसकी लेंथ पहले थी एल, पहले कितनी थी एल भाई, ठीक है, और इसकी लेंथ तो बढ़ा दूं, चलो छोड़, थोड़ी देर बाद मान लो यहां से कोई और पेन यूज करते हैं इसके लिए, यहां से लेके मान लो एक्स डिस्टेंस पे गए और ये छोटा सा डीएक्स ले लिया तुमने, यही करते हैं डिफरेंशिएशन में, यहां से गए एक्स और ये हल्का सा डीएक्स ले लिया भाई, देख रहे हो, हल्का सा डीएक्स, मानते हो बात, देख लो, ठीक है। चलो भाई, मुझे एक बात पता है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही होता है। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। एट सम इंस्टेंट क्या मैं मान सकता हूं उस एक्स वाले पॉइंट पर, मैं मान सकता हूं जब एक्स लेंथ इंक्रीज होगी तो यहां पे गामा की वैल्यू लिख सकता हूं एफ रिस्टोरिंग फोर्स इंटू एल टोटल लेंथ अपॉन एरिया इंटू एक्स, ये लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट छोड़ो इसे, एफ आर इधर ले जाओ, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू गामा इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एल, फर्स्ट इक्वेशन, ये लिख सकता हूं, एक्स समझ रहे हो, किसी इंस्टेंट पर एक्स। अब हल्का सा बढ़ाने पर मैं पोटेंशियल एनर्जी चेक करूंगा इसकी, मैंने हल्का सा बढ़ाया डीएक्स, कितना वर्क डन होगा, याद करो तुम्हें पढ़ाया था वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ठीक है। चलो भाई, हमने निकाला U इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं भाई, है ना, मान के चलो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, मान लेते हैं भाई, ठीक है, U, क्या मैं बोल सकता हूं एफ आर इंटू डीएक्स, इस छोटे से खींचने में। अब यहां पे एक और चीज बताता हूं, रियलिटी में डीएक्स उधर होता है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, डीएक्स किधर होता है, डीएक्स होता है जिधर की तरफ तुम एक्स ले रहे हो, ये जेई और नीट वाले बच्चों को बताया जाता है, डीएक्स हम एक्स उधर ले रहे हैं, उधर लेंथ की, तो डीएक्स भी उधर ही होता है, पता है, डीएक्स की डायरेक्शन एक्चुअल में इधर होती है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स पता है तुम्हें इधर है, और तुम्हें याद होगा ये रिस्टोरिंग फोर्स इंटरनल फोर्स है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, वर्क डन जो होगा वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाँ ना बोलो, और ये इक्वल किसके होगा, माइनस एफ इंटू डीएक्स, माइनस क्यों लिया मैंने यहां पे, एफ इधर है रिस्टोरिंग फोर्स, डीएक्स उधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस एफ डीएक्स क्योंकि cos 180 डिग्री होगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना आएगा, एफ डीएक्स, हाँ ना बोलो, ये एफ कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, डेल्टा यू रहने तो ऐसे, डेल्टा यू को क्या मैं डी यू लिख सकता हूं, डी यू, हाँ ना बोलो, डेल्टा यू को क्या मैं डी यू लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो, लिख सकता हूं डी यू, समझे, चलो डेल्टा यू रहना तो छोड़ो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, देख लो भाई, इंटीग्रेट कर दूं एफ आर डी एक्स, अगले पेज पे करो, पहले लिख लो इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो, डेल्टा यू इक्वल्स टू एफ आर की वैल्यू बताओ क्या थी, एफ आर की वैल्यू यहां थी गामा ए एक्स अपॉन एल डी एक्स, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं, यहां शुरुआत हुई है 0, यहां फाइनल लेंथ डेल्टा एल होगी, इसके 0 से डेल्टा एल, इसकी डेरिवेशन बहुत कम कराते हैं पर मैंने करा दी, मैंने सोचा मैं क्यों छोड़ू भाई, हैं, चलो मैं क्या लिख सकता हूं, गामा को बाहर ले लो, एरिया कांस्टेंट है, अपॉन एल बाहर ले लो, यहां बचा एक्स डीएक्स, यही बचा, 0 से डेल्टा एल, डायरेक्ट ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही हुआ, लिमिट्स 0 से डेल्टा एल, यहां बाकी ऐसे रहने दो, गामा ए अपॉन एल,
डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हुआ डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2 गामा ए अपॉन में एल। सुंदर नहीं बन रहा है ये वाला, चलो बन गया। पहले से नोट करो फिर आगे बताऊंगा। डेल्टा एल, चलो देख लो भैया, जल्दी जल्दी देखो देखो हो। ठीक है लिख लिया, देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी। अब मुझे एक चीज दिख रही है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है स्ट्रेन। डेल्टा एल का तो स्क्वायर है, नीचे एल का स्क्वायर नहीं है, एल अकेला है। क्या ऊपर नीचे एल एल से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा काम कुछ आसान हो जाएगा। देखो गामा ऐसी रहने दो, ए ऐसी रहने दो, नीचे एल था, ऊपर डेल्टा एल का स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में 2 है। क्या ऊपर नीचे एल एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे भी एल स्क्वायर हो गया, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू गामा, एरिया इसके साथ लिख दो, एरिया इंटू एल, डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, क्या ऐसे लिख दूं, और नीचे क्या 2, गामा एल डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, एक साथ 2 अलग। क्या ये स्ट्रेन का स्क्वायर है? एरिया इंटू लेंथ कुछ होता है, एरिया इंटू लेंथ कुछ होता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम है ना। डेल्टा यू इक्वल्स टू गामा इंटू वॉल्यूम, है ना वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रेन का स्क्वायर, अब किसी तरह स्ट्रेस आ जाए ना तो मजा आ जाए, स्ट्रेस आ जाए तो मजा आ जाए, स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब दुखी हो जाऊं मैं, मतलब मैं दुखी नहीं हो जाऊं, किसी तरह स्ट्रेस लेके आते हैं भाई। स्ट्रेस कैसे लेके आए, सोचो 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 सोचो, स्ट्रेस कैसे लेके आए। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या मैं गामा की जगह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख दूं, इस गामा की जगह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख दूं, हो जाएगा मेरा काम। डेल्टा यू वॉल्यूम डिवाइड में ले आओ, ये रहा, ठीक है, इसकी जगह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नीचे ऑलरेडी 2 है और ऊपर स्ट्रेन का स्क्वायर है, स्क्वायर से एक स्ट्रेन काट दो, 1/2 बचा, हाफ, स्ट्रेस बचा इंटू स्ट्रेन बचा। अगर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम उधर ले जाओगे तो भी ठीक है, वरना ये भी लिख सकते हैं डेल्टा यू अपॉन वी। क्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दी मैंने, इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं। डेल्टा यू निकालना है, सिर्फ पोटेंशियल, तो वॉल्यूम उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, इसको वॉल्यूम को वीओएल लिख दूं वरना कंफ्यूजन होगा ना। इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। अगर वॉल्यूम भी उधर चला गया उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये रहा तुम्हारा फार्मूला किसका, डेल्टा यू का। ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था इस सिलेबस का, फिर उसके बाद सिलेबस नहीं, इस चैप्टर का। फिर अब क्वेश्चंस करते हैं भाई, चलो भाई क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कह रहा फॉर स्टील, स्टील दे दिया भाई साहब ने, ठीक है चलो। कह रहा था ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस समझ गए, वो ब्रेकिंग पॉइंट जो फाइनली टूट ही जाएगा, फाइनली टूटने वाला है, मतलब वो क्रिटिकल वाला पॉइंट। कह रहा था ब्रेकिंग स्ट्रेस इज, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो पार्टिकल टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया, ठीक है। एंड द डेंसिटी इज इतना, डेंसिटी दे दी भाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, डेंसिटी दे दी भाई साहब, ठीक है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टील वायर विच कैन बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग अंडर इट्स ओन वेट। कोई स्टील अपने वेट पे लटकी हुई है भाई साहब, ठीक है भाई, ये रही। चलो एक बार साइड हो रहा हूं, क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, मैं साइड हो गया जल्दी, ठीक है, जल्दी लिख लो जल्दी। अच्छा इतना तो मानते हो, अगर तुम कोई लोहा टांग दोगे ऐसे, ये स्टील टांग दिया तुमने ना, इस पे नीचे एक फोर्स लगती है mg, लगती है, और ऊपर लगती है टेंशन। यहां टेंशन ही तुम्हारी रिस्टोरिंग फोर्स है ना। ये तब तक खिंचता रहेगा, mg जब तक ज्यादा होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब mg और टेंशन इक्वल हो जाएंगी। अगर mg ज्यादा हो गई तो टूट जाएगी, mg ज्यादा होगी तो नीचे चला जाएगा ना। किस पॉइंट पर ये दोनों अडिग रहेंगी, इक्विलिब्रियम में रहेंगी, जब टेंशन और mg इक्वल होंगी, उस पॉइंट पर। मानते हो, हाँ ना बोलो। क्या ये मैक्सिमम टेंशन है, हाँ ना बोलो। मैक्सिमम टेंशन, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे फोर्स ही कौन है, टेंशन अपॉन एरिया है, एरिया। अब मुझे एरिया नहीं पता, हमें डेंसिटी दी हुई है इस भाई साहब ने। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है टेंशन, वो मास है ना।
चलो भाई, टेंशन की जगह क्या मैं mg पुट कर दूं अपॉन एरिया। अब मेरे पास एरिया है ही नहीं भाई, कहां से पुट करें? क्या मैं ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, काम बन जाएगा? क्यों? ये वॉल्यूम बन जाएगा। अभी देखना तुम क्या जादू होगा यहाँ पे ना। चलो भाई, mgl, नीचे एरिया इंटू लेंथ क्या बना तुम्हारा? वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास क्या हुआ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मानते हो? अरे डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास कितना हुआ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास की जगह पुट करो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऑलरेडी यहां पर सब है, क्या है? G इंटू एल अपॉन में क्या है? वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, क्या बचा? रो जी एल। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि सर ये जो एल आया ये ओरिजिनल लेंथ है? नहीं, ये तब की लेंथ है जब टेंशन और mg इक्वल है। ये कब इक्वल है? जब वो फाइनली जितना खींचनी थी खींच गई। तो ये वो वाली लेंथ है जो फाइनल लेंथ है। देख लो भाई, जो टोटल लेंथ है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टील वायर पूछ रहा है, तो ये निकाल देंगे। चलो भाई, जी की वैल्यू 10 ले ली, पुट करो। चलो 1 2 3 एंड गो। पुट कर देख लो, नोट करो। स्ट्रेस रो जी एल, स्ट्रेस आया तुम्हारा रो जी एल। रो कितना है भाई? डेंसिटी 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 3। रो जी कितना है? 10। एल कितना है? निकालना है शायद, है ना? स्ट्रेस तुम्हें दिया तो हुआ है 6 इंटू 10 की पावर 6। चलो भाई ठीक है, कितना बचा? एल निकालना है। कुछ नहीं, 10 1 होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 3 और 1 4 ऊपर जाए। ठीक है, 2 बचा, ये हो गया 600 अपॉन 8। 4 2 जा, 4 150 जा, है ना? 275 जा, 75 मीटर लेंथ है कहीं? ओ सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी ना। 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 0, मैंने कुछ गलती कर दी। 75 मीटर नहीं होना चाहिए यार, 75 मीटर होना चाहिए ना। हाँ, लेंथ 75 मीटर है भाई, है ना? मुझे लगता है ऑप्शन भी गलत है, मैं गलत नहीं कर सकता भाई कैलकुलेशन, तो मुझे 75 ही होगा यहाँ पे ना। ठीक है, चलो भाई देखो, 1 2 3 एंड गो। 1 2 3 एंड गो। अगला क्वेश्चन कह रहा 40 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ वायर। कह रहा 40 न्यूटन की फोर्स चाहिए एक वायर को तोड़ने के लिए। ठीक है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ओके, देखो 40 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर। एक वायर को तोड़ने के लिए 40 न्यूटन की फोर्स चाहिए भाई, है ना? ये हमारा काम है। चलो, यानी एक ब्रेकिंग फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, वो 40 न्यूटन है। क्या है? 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ वायर, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ। ठीक है भाई, यानी ये वो फोर्स है जिसकी वजह से वायर टूट गई, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस बोल सकते हैं। वो पंचर वाला स्ट्रेस है ना, फ्रैक्चर पॉइंट। तो स्ट्रेस निकाल सकते हैं जब वायर को तोड़ दिया, है ना? उस टाइम का स्ट्रेस मेरे पास आ गया। स्ट्रेस क्या भाई साहब? 40 अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही होगा। हाँ ना, पाई आर स्क्वायर। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स। कह रहा अब बताओ फोर्स कितनी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। सेम मटेरियल, ठीक है, सेम मटेरियल मतलब, ठीक है, सेम मटेरियल दे दिया। ठीक है, हम क्या ढूंढ सकते हैं यहाँ पे? सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो ब्रेकिंग पॉइंट सेम होगा। ध्यान सुनना, मटेरियल सेम है तो ध्यान रखना ब्रेकिंग पॉइंट सेम होगा। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगा, ये बात याद रखनी है ना। इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस लिख दो, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, हमारा इसको स्ट्रेस 1 लिख लो। स्ट्रेस 1 में ऐसे रहने को चला ना, तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस उसके लिए भी सेम होगा ना। तो डायरेक्ट इक्वेट करो, ठीक है, इक्वेट करो नई फोर्स अपॉन डबल ऑफ रेडियस, पाई डबल ऑफ रेडियस का स्क्वायर, ये ना, बट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। देखो यही है। ठीक है, इज सेम फॉर सेम मटेरियल। लिख भी देता हूं यहाँ पे ना, कभी तुम भूल जाओ, कभी तुम भूल जाओ भाई, हमें कहा पता, हमें कहा पता ये वाली बात। चलो ठीक है, क्या पुट करना है? इस इक्वेशन को करते हैं भाई। पाई से पाई काट दो, 40 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन 4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, 4 चौके 60, 4 चौके 60, 1140, 140 न्यूटन फोर्स है। देख लो भाई, नोट कर लो जल्दी, फुर्ती से नोट कर लो आराम से।
इस चैप्टर से जेई नीट में न्यूमेरिकल कम आते हैं भाई, इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हम ये पहले बता देते तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, ये अभी की बात नहीं, बहुत पहले से ऐसा चलता रहा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V, ठीक है, इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ L, खींच लिया उसे लेंथ L, when this wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire delta L, which of the following graph is a straight line? डेल्टा एल वर्सेस 1/L, कह रहा है डेल्टा एल का ग्राफ 1/L के साथ क्या एक स्ट्रेट लाइन होगा? अगला डेल्टा एल का ग्राफ एल स्क्वायर के साथ स्ट्रेट लाइन होगा। कह रहा है डेल्टा एल का ग्राफ, ये एम्स में पूछा गया भाई क्वेश्चन, एम्स का पेपर नीट से थोड़ा सा हार्ड आता था, कभी कभी इजी आ जाता था। क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? कह रहा फोर्थ पॉइंट, बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? डेल्टा एल का ग्राफ एल के साथ। क्वेश्चन वाला बेसिकली क्या पूछना चाहता है, जितनी ज्यादा लेंथ क्या उतना ही ज्यादा चेंज इन लेंथ, ये क्वेश्चन है बेसिकली, है ना, जितनी ज्यादा लेंथ क्या उतना ही ज्यादा चेंज इन लेंथ, या फिर अलग, जितना कम लेंथ उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ। ये तो बिल्कुल गलत है, जितना ज्यादा लेंथ होता है एक्चुअल में उतना ज्यादा चेंज, चलो ठीक है बाद में बताऊंगा। कह रहा है जितना ज्यादा लेंथ अगर उसका स्क्वायर कर दो उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ, मतलब तुम्हारी लेंथ है मान लो जो भी, और चेंज इन लेंथ उसकी स्क्वायर के इक्वल आएगा। देखते हैं भाई, ठीक है, या फिर इसका उल्टा। तो तुम्हें 4 ग्राफ दिए, पहले मैं साइड हो रहा हूं, एक बार क्वेश्चन देखो, रीड करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। क्वेश्चन दे दिया, रीड करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई इन दोनों में से कौन सा रिलेशन है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, फोर्स सेम दे दी इसने, फोर्स की बात, फोर्स इसने लगा दी, है ना, चेंज सिर्फ ये दोनों चीज हो रही है ना, सिर्फ ये चीज है, बाकी कोई हमें फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें ये भी आते हैं और ये भी आते हैं, फोर्स भी आता हो, एरिया वेरिया सब आता है ना। चलो हमें एक फॉर्मूला पता है, यंग्स मॉड्यूलस का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, पता होगा तुम्हें ना, यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, यही होता है, देख लो भाई, है ना। तुम्हें पता है एरिया भी चेंज हो रहा है ना, एरिया भी चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, तो एरिया का फॉर्मूला भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे भाई, ऊपर चलो एल एल चला गया, नीचे एरिया इंटू डेल्टा एल, ठीक है, पहले देख लो भाई, एरिया तुम्हें लिखना पड़ेगा वॉल्यूम इंटू लेंथ, एरिया तुम्हें लिखना पड़ेगा वॉल्यूम इंटू लेंथ, ये तो करना ही पड़ेगा भाई, वॉल्यूम इंटू लेंथ, एरिया लिखना पड़ेगा वॉल्यूम इंटू, अरे सॉरी वॉल्यूम अपॉन लेंथ, सॉरी, सोचो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है, कोई सी दो साइड मिला के एरिया बनाती है, तो बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये भी होता है भाई, एरिया इंटू लेंथ भी होता है ना, वॉल्यूम क्या भी होता है, एरिया इंटू लेंथ भी होता है, तो इसी एरिया क्या आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ, है ना, पुट करते हैं यहाँ पे, फोर्स इंटू एल, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू डेल्टा एल, लेंथ ऊपर चला जाएगा, है ना, लेंथ ऊपर गया, गामा इक्वल्स टू आया बेसिकली फोर्स इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम इंटू डेल्टा एल, यही है। अब डेल्टा एल ले जाओ उधर और गामा ले आओ इधर, फोर्स इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन गामा इंटू वॉल्यूम, यही है। ये तीनों ही चीजें कांस्टेंट है, फोर्स भी लगा दी, गामा कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड बोल दिया उसने, क्या डेल्टा एल और ये कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो क्या डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आ रहा है, हाँ ना, यानी इन दोनों की स्ट्रेट लाइन आएगी, जब भी दो चीज आपस में प्रोपोर्शनल होती है ध्यान रखना ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। मस्त क्वेश्चन था, हार्ड था नो डाउट, हल्का सा हार्ड था, ठीक है, पर हल्का सा ही हार्ड था, ज्यादा हार्ड नहीं था ना। चलो भाई चलो भाई चलो चलो भाई चलो 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 भाई चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है एस इज स्ट्रेस, एस इज स्ट्रेस, वाई इज यंग्स मोड, अच्छा कहीं कहीं वाई या गामा दोनों है ना ऐसे, ठीक है, मॉडुलस ऑफ मटेरियल द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम, कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लिखवाया हुआ है तुम्हें फॉर्मूला। अब जरा ढूंढो यहां कोई फॉर्मूला है क्या ऐसा, देख लो भाई, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, कोई फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, एस अपॉन 2y, 2 गामा बेसिकली ना, 2y यानी हर फॉर्मूले में y आ रहा है, तुम ध्यान से देखो तो, ठीक है, और हर जगह s भी आ रहा है,
एस और यानी स्ट्रेन नहीं आ रहा। क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है? पढ़ा है। यहां से स्ट्रेन इधर ले जाऊं, फॉर्मूला ये बन जाएगा बेसिकली एस अपॉन वाई बन जाएगा। इसकी जगह लिख सकता हूं एस अपॉन वाई, हाफ ऐसे ही रहने दो, स्ट्रेस को एस अपॉन वाई, क्या हो गया एस स्क्वायर अपॉन 2y। हाँ ना बोलो, देख लो कोई दिक्कत परेशानी? मजा आ गया खेल में, जब जब बैठे हम रेल में। टाना नाना टाना नाना। अच्छा तुम लोगों को एक चीज तो बताना भूल गया मैं, बता दी शायद लास्ट क्लास में। 29 दिसंबर झांसी 12 PM हम आ रहे हैं, ठीक है। बाकी इस टेलीग्राम पे तुम लोग सब जुड़ गए हो ना बेटा, इस पे मैं सारे नोट्स वगैरह सब भेज देता हूं, सब हो ना इस पे, यहाँ पे सब भेज देता हूं मैं नोट्स वगैरह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे, चलो भाई मेरे चीतो आ जाओ भाई। एन इंक्रीजेस इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीजेस द 200 लीटर ऑफ वॉल्यूम। कह रहा प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए, दबानी पड़ेगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी ना, ठीक है। बाय इतना परसेंट इन कंटेनर इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ द लिक्विड इज 2100 मेगा पास्कल, कह रहा 2100 मेगा पास्कल। देखो भाई जल्दी से, सिंपल है काफी। इंक्रीज इन प्रेशर डेल्टा पी तुमसे पूछा है, ठीक है, ठीक है, डेल्टा पी तुमसे पूछा है। चेंज इन वॉल्यूम का तुम्हें परसेंटेज दिया हुआ है, डेल्टा वी बाय वी दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है ना, 0.04%, 0.004% मतलब नीचे 100 आ गया। ये 3 जीरो है, 4 इंटू 10 की पावर -3, ये 2 जीरो और ऊपर आ गई, तो डेल्टा वी बाय वी तुम्हारा आया 4 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, ध्यान रखना, मैंने वैसे पहले चैप्टर में डायमेंशन में भी पढ़ाया था, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस भी दे दिया 2100 मेगा पास्कल है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा पी इक्वल्स टू बीटा बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी, यही है, देख लो याद कर लो, यही था बेटा, ठीक है। अच्छा तुम्हें लिखवाया मैंने, ये था, ये वाला फॉर्मूला याद करो, ऐसा फॉर्मूला था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ये फॉर्मूला था ना, ये उठा के पूरा, ये वाला पूरा उठा के इधर मल्टीप्लाई मिलेगा, बस यही किया मैंने, देख लो, देखो बल्क मॉड्यूलस 2100 मेगा पास्कल, जिसको नहीं पता मेगा होता है 10 की पावर 6, डेल्टा वी अपॉन वी 4 इंटू 10 की पावर -5 खत्म, ये 1 बचा, तो देखो क्या बचा, 2100 इंटू 4 इंटू 10, 21 4 जा 84, 2030 है ना। प्रेशर यूनिट होती है पास्कल, जिसको नहीं पता, ये पास्कल में आया, 84,000 तो किलो पास्कल हो गया, डेल्टा पी आ गया भाई, ठीक है। अभी तक का सबसे छोटा चैप्टर, बहुत आसान था, हार्ड नहीं था। बस इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो तुम्हें बात बताई थी वो ये बताई थी कि जब भी तुम किसी चीज को खींचते हो या दबाते हो, है ना, तो खींचने दबाने में उसमें हल्का सा चेंज आता ही आता है। कभी कभी वो चेंज ऐसा होता है कि उसमें वो रिगेन कर लेती है अपनी शेप को, वापस चेंज कर सेम सेम ले आती है, इसको बोलते हैं प्योर इलास्टिक मटेरियल, प्योर इलास्टिसिटी। लेकिन जब वो बिल्कुल भी अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाती, इसको बोलते हैं प्योर प्लास्टिसिटी, ठीक है। जब वो हल्का सा रिगेन करती है, पूरा नहीं कर पाती, इसको बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक को ही हमने प्लास्टिक बोल दिया, ठीक है। बस ये चीज हमने मेन पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ जो मैंने बनवाया, वो ग्राफ 2-2 3-3 बार बना लेना भाई, ठीक है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा नहीं, यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा नहीं। ग्राफ के बाद यंग्स मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर में एक्चुअल में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, पर हाँ इस चैप्टर को याद रखना, ये चैप्टर तुम्हारा नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ने वाले उसके अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बहुत आसान चैप्टर था वैसे, है ना, बहुत ज्यादा आसान था। अच्छा देखो, जब इंक्रीज इन प्रेशर होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, जब डिक्रीज इन प्रेशर होगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, फॉर्मूले मैंने तुम्हें वहां लिखवाया था, ठीक है। तो बहुत आसान आसान सी चीजें यार। तो अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद करना, और जल्दी से नई वीडियो लेकर आता हूं तुम्हारे लिए, और जल्दी जल्दी तुम्हारा सिलेबस खत्म करते हैं भाई। तुम्हारी टेंशन ही मेरी टेंशन है, तुम समझो, मुझे भी इतनी टेंशन हो रही है, ठीक है। मैंने लिटरली बता रहा हूँ, ग्रेविटेशन की वीडियो बहुत पहले कर दी थी, तुम्हारे लिए बना दी थी, बट द रीजन इज की कुछ डेट डिसाइडेड होती है कि सभी टीचर्स की उस डेट डिसाइडेड पे वीडियो जाएंगी, तो बीच में भाई बाकी सारी टीचर्स की, तुम्हें तो पता ना, उनकी भी वीडियोस आ गई थी, तो क्लैश भी नहीं कर सकते ऐसे, तुम एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। वरना मैं तो, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें हर 2-3 दिन में एक वीडियो पकड़ा दूं भाई, ठीक है। लेकिन वही होता है,
पर टाइम से तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। थोड़ा भरोसा रखो मुझ पे ना। आई नो कि मैं, तुम लोग मुझसे किसी बैच में, किसी लाइव में नहीं पढ़े हो आज तक, बट तुम्हें शायद मैंने ऐसी पूरा ट्राई किया, मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि मैं तुम्हें वैसी फील ना आने दूं, ठीक है। मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ लाइव क्लास लूं, मैं लिटरली इस चैप्टर की लाइव क्लास लेने वाला था, ठीक है। बट वो नहीं ले सकते, अभी कुछ है, मतलब इस चैनल पर जो पहली लाइव लाई जाएगी वो ऐसे नहीं जा सकती चैप्टर के बीच की, तो पूरा सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें चलती है। मेरा तो मन कर रहा है मैं कोई भी एक लाइव क्लास ले लूं, कुछ भी आके। मैंने सोचा था कि मैं स्ट्रेटेजी लाइव क्लास ले लेता हूं तुम लोगों से बात करने के लिए, बट फिर मैंने बात की तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सारी चीजें एक सिस्टम में चले तो ही अच्छा है, तुम लोगों के लिए बेटर रिजल्ट तभी आ पाएगा, है ना। कुछ भी मन चाह हम करेंगे तो, समझ रहे हो ना, हर चीज एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्लानिंग के तहत चलती रहेगी तो बढ़िया है। और भाई मैं अपनी तरफ से तहे दिल से माफी चाहता हूं अगर तुम्हारा थोड़ा भी तुम्हें लगा है कि सर थोड़ा सा लेट हुआ है, जो भी हुआ उसके लिए मैं लिटरली सॉरी भाई, है ना। मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर रहा हूँ वो कर पाऊंगा, और भी आगे करता रहूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तुम लोगों से मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय सी यू। बस पढ़ते रहो यार। 11th मैं फिर से बोल रहा हूँ, 11th सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है तुम्हारी, ये लाइफ चेंजिंग क्लास होती है, ठीक है। इसको उसी तरह से डील करो, उसी तरह से सोचो, है ना। सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए मत पढ़ना ये टॉपिक्स। 10th बोर्ड्स में होते, तुम 12th बोर्ड्स में होते तो मैं ये बात बोलता, 11th वालों को ये बात मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो जय हिंद, बाय बाय, टाटा। आज क्रिसमस है ना, हाँ मैं क्रिसमस के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये क्लास। हाँ, आज पूरा ऑफिस खाली पड़ा है भाई, ठीक है। तो मैं क्रिसमस के दिन इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट मैं तुम्हें कल या परसों ये क्लास भिजवा दूं, मैं तो अपनी तरफ से दे देता हूँ, देखते हैं क्या प्लानिंग बनती है। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें फ्राइडे सैटरडे तक मिल जानी चाहिए क्लास यार, है ना। और जो बच्चे झांसी वाले हैं वो मिलने आ जाना भाई, तुम लोगों से मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय टाटा सी यू, और मिलते हैं अगली क्लास में तुम्हारे से जल्दी, बाय।